पुरानी वफा की अब क्या कीमत रह गई है। कल जिनके लिए दीप जलाए, आज उसी चौखट पर मैं अंधेरे में खड़ा हूँ। कांग्रेस के बागी मंत्री बन सिंहासन सजा रहे हैं और मैं वर्षों की निष्ठा ओढ़े कोने में चुपचाप खड़ा हूँ। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। ये जो चंद लाइनें आपने सुनी ना, इसमें जो बीजेपी के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं और आज की डेट में भी जितना जमकर धुआं दे सकते हैं, उन चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं जिन चीज़ों का जिक्र करने का रत्ती भर भी फिक्र जो है वो भाजपा नहीं करती है। मैं बात कर रहा हूँ रमेश चंद धवाला की। धवाला साहब की लिखी हुई ये चंद लाइनें जो थी वो मैंने पहले पढ़ी, और ये जो लाइनें थी, धवाला साहब का एक राइटअप है, उसके बीच की एक लाइन है। हालांकि आगाज इन्हीं लाइनों से हुआ है, यानी एक लाइन तो धवाला साहब ने ठीक ठाक खींच कर रख दी है, जिस तरह से अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं कि बीजेपी ने धवाला साहब का खींच कर रखा हुआ है। खैर, खत बहुत लंबा है, लेकिन मैं इसके अहम बिंदुओं पर जाऊंगा और कुछ चीजें मैं वही पढ़ूंगा जो धवाला साहब ने अपने इस खत में लिखी हैं, या इस एडिटोरियल पन्ने के लिए जो लिखा गया लेख था इसमें दर्ज की है। तो धवाला साहब यहाँ पर लिखते हैं कि पुरानी वफादारी की आज क्या कीमत रह गई है। ये प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है। जिन सिद्धांतों और मूल्यों के लिए मैंने करोड़ों रुपए के प्रलोभन को ठुकराया, जिनके लिए सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाई, आज उन्हीं लोगों के बीच में स्वयं को उपेक्षित और हाशिए पर खड़ा पाता हूँ। जब घमंड की ऊंची दीवारें सामने खड़ी दिखाई देती हैं तो मन व्यथित हो उठता है। जिनके लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, वह आज निरंतर तिरस्कार करने या अवसर तलाशने में लगे प्रतीत होते हैं। ये था पहला पैरा, और इस पैरे में ही ऐसे ऑब्जेक्शन खुद रमेश चंद धवाला ने ठोक दिए हैं कि अगर बीजेपी का पॉलिटिकल ऑडिट होना तो ये पैरा रिमूव करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आगे क्या लिखते हैं ये भी सुन लीजिए। मैं रमेश धवाला भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना और समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरी राजनीतिक यात्रा ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से आरंभ हुई और आज भी वहीं से जुड़ी हुई है। वर्ष 1998 का ये समय प्रदेश की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ था, जब भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों को बराबर 31 सीटें प्राप्त हुई और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी। उस समय मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता और कांग्रेस ने मुझे अपने पक्ष में करने के लिए मंत्री पद और करोड़ों रुपए के प्रलोभन दिए, किंतु मैंने अपने सिद्धांतों और पार्टी की विचारधारा को सर्वोपरि रखते हुए प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का साथ दिया। मेरे समर्थन से भाजपा की सरकार बनी और पहली बार हुआ कि जो ढैये का शिकार भाजपा रहती थी वह पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाई। तो धवाला साहब ने एक और इंजेक्शन यहाँ पर तो ठोक दिया कि वो भाजपा जो ढैये का शिकार रहती थी, जहां पर शांता कुमार तक ये दाग आज तक लगा हुआ है कि ढैया उन पर हावी रहा। एक तरह की सियासी साढ़े साती जो होती है वो बीजेपी पर लगी थी, और उसके बाद जब प्रोफेसर धूमल मुख्यमंत्री बने तो मेरे सहयोग से बने। और हालात देखिए कि बीजेपी की जो हालत है अभी तक, उसमें लगता नहीं कि इस इंजेक्शन का कोई असर होगा, क्योंकि इस खत में जितने पैरा है ना, उतने ही पैरा में जो पॉलिटिकल ऑडिट होता है ना, उस पर ऑब्जेक्शन जो है वो धवाला साहब ने ठोके हुए हैं। धवाला साहब ने इसी खत में बता दिया कि 4 बार जीता, 4 बार मैं कैबिनेट मंत्री रहा। और अब धवाला साहब कहाँ के रहे हैं ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन क्या ये हकीकत मानी जाए कि धवाला साहब के साथ जो हुआ वो क्या होना चाहिए था? उन्होंने इसी खत में ये जिक्र भी किया है कि जब हालिया पिछले चुनाव हुए थे तो उन्हें 20 दिन पहले देहरा भेजा गया था, और वह भी एक, जिस तरह के आरोप लगते हैं कि एक तय रणनीति के तहत रविंदर सिंह रवि और रमेश चंद धवाला, इन दोनों की लंका लगा दी गई थी और दोनों ही हार गए थे। और फिर बात आती है कि भाजपा सत्ता में क्यों नहीं आई, क्योंकि शायद इन नेताओं की सोच के जरिए से ही सोचा जाए तो सताने का बंदोबस्त खुद बीजेपी ने पहले अपने लोगों के लिए किया, अपने नेताओं के लिए किया, और फिर पूरे
बाद में ये सत्ता से ही बाहर हो गए। इसी खत में धवाला साहब लिखते हैं कि मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि बीजेपी के भीतर पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी हो रही है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव का जिक्र भी किया और इसमें यह भी लिखा कि 2024 में कांग्रेस से आए 6 बागी विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों को न केवल पार्टी में स्थान दिया गया, बल्कि उन्हें टिकट और महत्वपूर्ण पद भी प्रदान किए गए। और बड़ी बात, उनका जो दर्द था वो स्थानीय स्तर पर भी निकला। उन्होंने कहा कि देरा विधानसभा क्षेत्र में होशियार सिंह, जिन्होंने अनुराग ठाकुर के खिलाफ शरेआम जो टिप्पणियां की थी, उन्हें भी महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया। इसी खत में उन्होंने जयराम ठाकुर को भी निशाने पर लिया कि जो पत्रकारों ने सवाल उठाए थे और खुद जयराम ठाकुर ने जो मेरे बारे में टिप्पणी की थी, वह ये बताती है कि वह मेरे योगदान को शून्य मानते हैं। धवाला साहब ने यहाँ पर जयराम ठाकुर को ये भी याद दिलवा दिया कि जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने मेरे लिए किया, उस तरह के कभी भी मैंने अपमानजनक ना तो टिप्पणी की थी कभी जयराम ठाकुर जी पर, ना ही मैंने किसी और पर। फिर ये सिला मेरे साथ क्यों? धवाला साहब ने यहाँ नसीहतों का एक पिटारा खोल कर रखा है। उन्होंने कहा कि 2024 का जो उपचुनाव हुआ, जहाँ पर कमलेश ठाकुर जीत गई, वहाँ पर भी अगर कायदे से देखा जाए तो जिम्मेदार खुद भाजपा है। धवाला का एक सीधा सा आरोप है कि संवाद की कमी, अगर भाजपा का जो आला कमान है, जो आला नेता है, उनके साथ बातचीत का जरिया खुला रखते तो जीत का रास्ता बंद नहीं होता और जो परिणाम निकल कर सामने आए हैं वो नहीं आते। धवाला ने यहाँ पर इसी खत में एक और बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने इस खत में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की तारीफ खुले दिल से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का तालमेल विपरीत परिस्थितियों में भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता के साथ बनाया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बनाया और उसकी वजह से इनकी जीत का जो रास्ता था वो भी साफ हो गया। कांटे अगर किसी के हिस्से में आए तो वो बीजेपी के। इसी खत के अंत में वो एक बार फिर गुजारिश करते हुए नजर आते हैं कि अगर इस तरह का रवैया, संवादहीनता अगर इसी तरह से भविष्य में भी जारी रही तो फिर जो जीतहीन होने का, विजयहीन होने का रास्ता है वो साफ नजर आएगा। अब धवाला साहब ने जो कहना था वो इस खत में कह दिया, लेकिन इस खत में बीजेपी की जो खताएं हैं वो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी हैं। अलग बात है कि एक ऐसा और खुद बीजेपी ने अगर जिस तरह से कहे ना कि जातिगत आधार पर जो चीजें होती हैं ओबीसी वर्ग के अंदर धवाला साहब को खत्म करने के तरीके से किया है, जिसके आरोप खुद अब धवाला लगा रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि किस तरह की सियासत इस दौर में बीजेपी के भीतर चली हुई है। और ये वही बीजेपी है जिसे कांगड़ा जरूरी है, और अगर कांगड़ा जरूरी है तो ओबीसी खाते से देखा जाए तो धवाला भी उतने ही जरूरी हैं जितने आज की डेट में इन्हें पवन काजल ओबीसी खाते से जरूरी नजर आ रहे हैं। ये तो था धवाला साहब का खत, जिसमें खताएं जो थी वो उन्होंने गिनवा दी। अब जो हालात हैं वो भी सामने हैं, जो हालत है वो भी सामने है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन गरिमापूर्ण शब्दों में। वजह यही है कि इस खत में उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह ना ली जाए तो आप ही हिस्से में आती है। और धवाला साहब कोई शक नहीं है, बड़े हैं, बुजुर्ग तो नहीं कह सकते जिस तरह से वह फिट है, लेकिन एक इशारा तो है। इस खत के सामने आने से पहले वो शांता कुमार जी से भी मिले हैं जाकर, और ये जो सिलसिला है ना, ये सही नहीं आंका जा सकता। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। गोल्ड लेने से पहले बस ये 4 चीजें याद रखना। सिर्फ डिजाइन मत देखो, BIS हॉलमार्क चेक करो, HUID वेरीफाई करो। सिर्फ गोल्ड रेट मत पूछो, मेकिंग चार्जेस क्लियर समझो। आजकल सबसे कम बोलते हैं, पर ट्रस्टेड कौन है ये देखो। और फिर पूछो एक्सचेंज पॉलिसी। कल को अपग्रेड करना हो तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी वैरायटी देखो, कलेक्शन देखो, लाइट वेट डिजाइन देखो। हर शोरूम हैवी सेट्स नहीं, लाइट वेट ऑप्शन भी देता है क्या? भूषण ज्वेलर्स में सब मिलता है। यहाँ हर कैलकुलेशन क्लियर मिलती है, लोएस्ट मेकिंग चार्जेस मिलते हैं, एक्सक्लूसिव वैरायटी मिलती है और स्पेशली क्यूरेटेड लाइट वेट कलेक्शंस मिलते हैं, वो भी विश्वास के साथ। तभी तो भूषण ज्वेलर्स को कहते हैं ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।
शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।